वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस शाहू स्क्रीनिंग क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में। तो बच्चों, आज का जो शाहू पेपर हमारा हुआ है तो इसमें हम क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसमें देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है वो क्या आना चाहिए और जो है प्रेफरेंस हम उन्हीं को देंगे। देखिए बच्चों, कुछ जो आंसर्स हो सकते हैं लॉजिकली उनकी तरफ से जो है करेक्ट हो सकते हैं, हमारी तरफ से रॉन्ग हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आंसर रॉन्ग है, मैं आपको पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि क्यों ये आंसर जो है करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पेपर की ओर। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन 1 जो है वो क्या है। क्वेश्चन 1 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन 1 में है कि यू हैव द टेक्नोलॉजी necessary to measure each of the following in the sample of plant cell। इसमें देखिए क्लोरोफिल, ऑर्गेनिल डेंसिटी, पिकोग्राम ऑफ डीएनए, सेल वॉल कंपोनेंट एंड एंजाइम एक्टिविटी। देन क्वेश्चन क्रिएट होता है, विच वुड यू एक्सपेक्ट टू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एम फेज टू G1 फेज। ठीक है बच्चों, एम फेज टू G1 फेज में क्या क्या यहां पर होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले सेल डिवीजन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सेल डिवीजन में क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास में सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, सेल डिवीजन जैसे ये हमारे पास में हो रहा है, तो देखिए सेल डिवीजन का जो सीक्वेंस है सेल डिवाइड होने का, G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। ठीक है बच्चों, G1 फेज, S फेज, M फेज, G2 फेज एंड M फेज। तो ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज, G2 फेज और M फेज, ये तीनों मिलाकर जो है रेस्टिंग फेज है। ठीक है, इंटरफेज जिसको हम बोलते हैं, और M फेज जो है वो डिवीजन वाला फेज है। तो इसमें पूछा गया है बच्चों कि ये जो M फेज है, ठीक है, ये जो M फेज है और इसके G1 फेज के बीच में, G1 फेज के बीच में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। क्लोरोफिल, ठीक है, ऑर्गेनिल डेंसिटी, पिकोग्राम ऑफ डीएनए, सेल वॉल कंपोनेंट एंड एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये सारी चीजें हो रही है। क्वेश्चन जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला है। ऑर्गेनिल्स डेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ डीएनए, ऑप्शन नंबर ए है, 1 है। ऑप्शन नंबर 2 है सेल वॉल ऑफ कंपोनेंट एंड डीएनए। ठीक है बच्चों, सेल वॉल ऑफ कंपोनेंट एंड डीएनए जो है इसमें रहेगा। देन डीएनए एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी, डीएनए एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म होगी। देन 4th नंबर पर ऑर्गेनिल डेंसिटी एंड सेल वॉल कंपोनेंट। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है एमफेज से, या फिर जैसे साइटोकाइनेसिस हुआ, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही साइटोकाइनेसिस होता है तो साइटोकाइनेसिस होने के बाद में क्या होता है, एक तो डीएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस चालू हो जाती है। मतलब क्या होता है कि सेल जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। पहले न्यू कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस में होता है कि सेल जो होती है, प्लांट सेल के बारे में बोल रहे हैं हम, तो प्लांट सेल में सेल प्लेटफॉर्म होती है और 2 साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कैरियोकाइनेसिस हुआ था तो न्यूक्लियस में क्या होगा, डीएनए वहां पर कंटेन होगा, तो डीएनए वहां पर जो है ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी एंड वहां पर क्या हो जाएगी, डीएनए की जो कुछ भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो भी परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ क्या होगा कि प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर सेल वॉल जो है बीच में पहले फॉर्म होगी, सेल प्लेट जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, तो ये यहाँ पर पहले फॉर्म होगी बच्चों। ठीक है, सेल वॉल जो है यहाँ पर फॉर्म होगी, तो सेल वॉल भी यहाँ पर जो है डेवलपमेंट होगा। सेल वॉल डेवलप होने की वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनिल्स की डेंसिटी और वहां पर जितना भी डीएनए है उसका भी सिंथेसाइजेशन हो रहा है। तो इसमें देखिए बच्चों, मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर इसमें आ सकते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्या क्या हो रहा है, डीएनए कंटेन हो रहा है। ठीक है, एंजाइम जो फॉर्म हुए थे रिप्लिकेशन के लिए, डीएनए के रिप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम फॉर्म हुए थे, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सेल वॉल फॉर्म हो रही है तो सेल प्लेट फॉर्म हो रही है, सेल वॉल फॉर्म हो रही है तो सेल वॉल के कंपोनेंट वहां पर फॉर्म हो गए ही हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी और उसकी वजह से डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो देखिए मेन जो आंसर यहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसमें जो मेन आंसर जो रहेंगे बच्चों, तो मेन आंसर देखिए इसमें
क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली बता रहा हूं, या तो 2 या तो 3, ठीक है, या तो 2 या तो 3, या तो 2 या तो 3, 2 और 3, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वहां पर जो है 2 और 3 जो है ये शो करता है, ठीक है। और डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी का जो इंक्रीजिंग होगा तो वहां पर G0 फेज होता है, G0 फेज होता है, ठीक है। तो G0 फेज क्या करता है, वहां पर डेंसिटी को भी इंक्रीज करने की कोशिश करता है बच्चों। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये 2 करेक्ट आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। थ्रू अ माइक्रोस्कोप you can see a cell plate beginning to develop across the middle of a cell and nuclei forming on either side of a cell plate. This cell is most likely, this cell is most likely, देखिए बच्चों, जब भी साइटोकाइनेसिस होता है, जब भी साइटोकाइनेसिस जब होता है तो इसमें देखिए साइटोकाइनेसिस जब होगा तो इसमें क्या होगा कि, हाँ बच्चों, साइटोकाइनेसिस जब होगा तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, एनिमल सेल की बात करते हैं तो साइटोकाइनेसिस जब होगा तो ये क्या हो जाते हैं, ये सेपरेशन फॉर्म कर देते हैं, ये क्या कर देते हैं, 2 सेल जो होती है ये सेपरेशन जो है ये फॉर्म करती है बच्चों। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस जो रहता है प्रेजेंट, ठीक है, टेलोफेज के बाद की जो स्टेज आपने देखी होगी, तो यहाँ पर क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्म नहीं होती, ये दोनों क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं कि एक अपना डिवीजन तैयार कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है बच्चों, प्लांट सेल में अगर आप देखोगे तो प्लांट सेल में देखोगे तो यहां पर एक सेल प्लेट फॉर्म होती है, सेल वॉल जिसको हम बोलते हैं, सेल वॉल यहां पर फॉर्म होती है, सेल वॉल यहां पर फॉर्म होती है बच्चों, ठीक है, सेल वॉल यहां पर फॉर्म होती है। तो क्या होता है कि यहां पर सेल वॉल फॉर्म हो रही है, इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, cell plate beginning to develop across middle of a cell and nuclei forming on either side of a cell plate. This cell is most likely to be plant cell in the process of cytokinesis. Option number A जो है इसका, animal cell in process of cytokinesis आपको दिख रहा होगा, plant cell in process of cytokinesis, then bacterial cell in division and a plant cell in metaphase, ठीक है। सेल प्लेट कहां पर फॉर्म होगी बच्चों, सेल प्लेट जो होगी वो प्लांट सेल में होगी, प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल जो होगी वो सेल प्लेट फॉर्म होगी बच्चों। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो इसका रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा 2, ठीक है, आंसर जो रहेगा 2, ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन जो है, देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो मोस्ट प्रोबेबली, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एम फेज से लेकर G1 फेज तक के काफी सारी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म होती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है वो नियर बाय, ये सारे ऑप्शन सेम है, ठीक है, नियर बाय ये सारे ऑप्शन जो है एक दूसरे के आसपास है, एक दूसरे के आसपास है, इसलिए जो है आपको थोड़ा समझना है। बाद में देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यू आर एंजॉइंग अ स्ट्रोल इन द बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, यू नोटिस अ प्लांट विथ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अपॉन क्लोजर इंस्पेक्शन यू फाइंड दैट द फ्लावर हैज अ पिस्टिल बट नो स्टेमेंस, ठीक है, उसमें पिस्टिल तो है लेकिन स्टेमन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, पिस्टिल है, स्टेमन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, पिस्टिल प्रेजेंट है, स्टेमन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यू लुक एट सेवरल मोर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट बट यू आर अनेबल टू फाइंड एनी दैट हैव स्टेमन, दिस प्लांट इज, ये प्लांट जो है, एक तो देखिए बच्चों पिस्टिल है, स्टेमन नहीं है, मतलब ये जो फ्लावर है, ये जो फ्लावर है वो क्या है, इम्परफेक्ट है, परफेक्ट फ्लावर में इसको गिना नहीं जाएगा, मतलब एक ऑप्शन, मतलब इसमें देखिए बेस्ट ऑफ 50-50 जो होता है ना केबीसी में, तो उसमें क्या हो जाएगा 1 और 3 जो है पहले ही कट हो जाएगा, बाद में देखिए 2 और 4, इसमें देखिए मोनोशियस इम्परफेक्ट और डायोशियस इम्परफेक्ट, तो इसमें देखिए बच्चों
मोनोशियस के बारे में अगर देखें तो मोनोशियस के बारे में अगर देखें, मोनोशियस और डायोशियस, ठीक है, मोनोशियस और डायोशियस। तो मोनोशियस जो होता है वो हर्मेफ्रोडाइट होता है, मोनोशियस जो होता है वो हर्मेफ्रोडाइट होता है, मेल एंड फीमेल जो होता है वो एक ही इसमें प्रेजेंट होता है, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मेल और फीमेल जो होता है वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन डायोशियस में क्या होता है, डायोशियस में ये दोनों चीजें जो है वो अलग अलग प्रेजेंट होती है, ठीक है। डायोशियस में क्या होता है बच्चों, ये दोनों चीजें अलग अलग प्रेजेंट होती है, ठीक है। पिस्टिल और स्टेमेन में आप देखिए मोनोशियस और हाँ बच्चों, मोनोशियस और डायोशियस। तो पिस्टिल में क्या होता है बच्चों, पिस्टिल में जो कंटेन करेंगे वो फीमेल गैमेट कंटेन करेंगे, स्टेमेन में मेल गैमेट कंटेन करेंगे। लेकिन डायोशियस में क्या होता है, डायोशियस में मेल अलग साइड में होता है, अलग डायरेक्शन में होता है, एंड फीमेल अलग होती है, फीमेल अलग होती है, ठीक है। मोनोशियस मतलब दोनों ये कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि जासवंत, मतलब ये हम देखते हैं जासवंत के फूल में अगर देखोगे तो मेल और फीमेल जो होता है वो एक ही में होता है, लेकिन मेल और फीमेल डायोशियस में डिफरेंट होते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, अगर उसमें स्टेमेन प्रेजेंट ही नहीं है, कोई भी फ्लावर्स में प्रेजेंट नहीं है, स्टेमेन फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है इसमें, जो मेल वाला जो पोर्शन है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये डायोशियस है और इम्परफेक्ट है बच्चों, ये जो है डायोशियस है और इम्परफेक्ट है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये रहेगा 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो रहेगा 4th, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा 4th। नेक्स्ट हम चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलो। इन एडिशन टू हैविंग सिंपल वस्कुलर टिश्यू, सीडलेस वस्कुलर प्लांट डिफर फ्रॉम ऑल ब्रायोफाइट इन दैट। क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि सीडलेस वस्कुलर प्लांट, सीडलेस वस्कुलर प्लांट, देखिए थैलोफाइट होते हैं, थैलोफाइट होते हैं, यहाँ पर थैलोफाइट के बारे में तो कोई बात ही नहीं चल रही है, ठीक है। ब्रायोफाइट होते हैं एंड टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। थैलोफाइट होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं। थैलोफाइट के बारे में अगर आप देखोगे तो थैलोफाइट जो है ये नॉन वस्कुलर है, ठीक है, ये दोनों नॉन वस्कुलर है, नॉन वस्कुलर मतलब इनमें जो है जाइलम और फ्लोएम जो है पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये जो है वस्कुलर है, सीडलेस भी है, ठीक है, वस्कुलर है, सीडलेस भी है, मतलब यहाँ पर बात किसकी करी जा रही है, टेरिडोफाइट के बारे में बच्चों, ठीक है, टेरिडोफाइट के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। तो टेरिडोफाइट के बारे में जानेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सीधी सी बात, अगर जिसको समझ में आया, ठीक है। थैलोफाइट ब्रायोफाइट के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब टेरिडोफाइट के बारे में बात करी जा रही है, जिसमें देखिए, इसमें देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 है दे डू नॉट रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दे डू नॉट रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 2 है द स्पोरोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट, द स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज डोमिनेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है मोस्ट डू नॉट रिक्वायर अ मॉइस्ट ह्यूमिड और शेडेड हैबिटेट, ठीक है, मोस्ट डू नॉट रिक्वायर्ड मॉइस्ट ह्यूमिड एंड शेडेड हैबिटेट। ऑप्शन नंबर 4 है द ग्रुप इज मच मोर डाइवर्स विथ मेनी मोर स्पीसीज ओवरऑल, ठीक है, जो ये ग्रुप है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हम बोल सकते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर जो मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आंसर जो बोल सकते हैं ये जो है स्पोरोफाइटिक जनरेशन, क्योंकि टेरिडोफाइट में जो है स्पोरोफाइटिक जनरेशन और गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है दोनों ही इसमें आती है। लेकिन क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 जो है मच मोर स्पीसीज के बारे में बोला जा रहा है, मच मोर स्पीसीज के बारे में, तो ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर बच्चों मोस्ट प्रोबेबली 2 और 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बच्चों मोस्ट प्रोबेबली 2 और 4 का रहेगा, ठीक है, 2 और 4 इसमें रहेगा। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि इसका आंसर जो है 2 ही रहे, क्योंकि स्पोरोफाइटिक जनरेशन
और गैमेटोफाइटिक जनरेशन, ठीक है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन और गैमेटोफाइटिक जनरेशन दोनों जनरेशन इसमें देखी जाती है, ठीक है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन और गैमेटोफाइटिक जनरेशन, सॉरी बच्चों, स्पोरोफाइटिक जनरेशन और गैमेटोफाइटिक जनरेशन दोनों जो जनरेशन है टेरिडोफाइट में देखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है 2 या तो 4 हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, साइनाइड बाइंड्स टू एटलीस्ट वन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग एटीपी, ठीक है, साइनाइड बाइंड्स टू at least one molecule involved in producing ATP. If a cell is exposed to cyanide, most of the cyanide will be found within the, कहां पर फाउंड होगी? तो देखिए बच्चों इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है पेरोक्सिसोम्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, पहला पेरोक्सिसोम, दूसरा राइबोसोम्स, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी सिंथेसिस करता है, ठीक है, ध्यान दीजिए एटीपी सिंथेसिस करता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है जो लाइसोसोम्स है वो है सुसाइड बैग, ठीक है, सुसाइड बैग। अभी देखिए सीधा सा यहाँ पर एक लॉजिक आप लगा लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी सिंथेसिस करता है, तो साइनाइड का जो इंपैक्ट रहेगा वो कौन से ऑर्गेनिल्स पर इंपैक्ट करेगा, कौन से ऑर्गेनिल पर इंपैक्ट करेगा, ठीक है, जो एटीपी सिंथेसिस कर रहा है। एटीपी कौन सिंथेसिस करता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन सिंथेसिस करता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर जो रहेगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें देखिए बच्चों काफी सारे जो क्वेश्चंस है, ठीक है, काफी सारे जो क्वेश्चंस है इसमें दिए गए हैं, काफी सिंपल भी है और काफी एवरेज लेवल के भी है और कुछ डिफिकल्ट भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स विदाउट बाइंडिंग मेम्ब्रेन्स, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स विदाउट बाइंडिंग मेम्ब्रेन्स, विदाउट बाइंडिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, विदाउट बाइंडिंग मेम्ब्रेन, देन वन लेयर, देन 2 लेयर, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस में क्या करना है, ऑर्गेनेल्स को अरेंज करना है। तो देखिए बच्चों मैंने सेल वाली जो चैप्टर है उसमें पढ़ा चुका हूं, तो इसमें देखिए कि विदाउट बाइंडिंग मेम्ब्रेन, 1 लेयर और 2 लेयर, इसके बारे में काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन उसमें है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए है वैक्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 4 न्यूक्लियस। तो इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है, विदाउट बाइंडिंग, 1 लेयर और 2 लेयर, तो इसमें सीक्वेंस दिया है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें देखिए जो सिंगल लेयर वाला है विदाउट बाइंडिंग मेम्ब्रेन वाला जो है इसमें राइबोसोम है, ठीक है, इसमें जो है राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन वाला है। 1 लेयर वाला कौन सा है? 1 लेयर वाला वैक्यूल्स, 1 लेयर वाला वैक्यूल्स, ठीक है। 2 लेयर वाला कौन सा है? इसमें 3 माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस जो है वो 2 लेयर वाला है बच्चों, ठीक है, राइबोसोम, वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। तो इसमें देखिए बच्चों सीक्वेंस क्या रहेगा, 2 1 2 1 3 और 4, ठीक है, 3 और 4। तो ये इसमें सीक्वेंस जो है करेक्ट सीक्वेंस दिया है 2 1 3 और 4। तो इसका आंसर जो रहेगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा 3 रहेगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा समझना है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन नंबर 6 में रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इसमें असर्शन दिया है ब्रायोफाइट्स और कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है, ब्रायोफाइट्स और कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। और रीजन उसका दिया है दे लाइव ऑन लैंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस बट वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। पहला सेंटेंस जो असर्शन दिया है,
एजर्शन दिया है तो वो करेक्ट है, क्योंकि ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस बोला जाता है, ठीक है। शेडी मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में रहता है, लेकिन वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, इसलिए उनको एम्फीबियंस बोला जाता है। तो ये करेक्ट रीजन है बच्चों। तो इसका जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो रहेगा वो 1 रहेगा बच्चों, ठीक है। तो ये करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर काफी डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप स्क्रीन पर देखिए, हमने स्क्रीन पर जो है वो क्वेश्चन पुट किए हैं, यहाँ पर आंसर आप नोट करते जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यू हैव ओपन यूर रेफ्रिजरेटर टू मेक अ सैंडविच बट फाउंड दैट द टोमेटो दैट यू केप्ट 3 weeks ago has turned into a soggy mushy mess. Your mother tells you that the tomato must have been infected with fungus. आपकी मम्मी ने कहा कि टोमेटो जो है वो इन्फेक्ट हो चुके हैं फंगस की वजह से, ठीक है, फंगस की वजह से इन्फेक्ट हो चुके बच्चों। तो इसमें देखिए, Which of the following procedure would be the best way to prove this? कौन सी प्रोसीजर है जो आप प्रूफ कर सकते हो कि ये जो है इन्फेक्ट हुए हैं वो किस वजह से इन्फेक्ट हुए? तो देखिए यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है, टेक अ बिट ऑफ मशी टोमेटो, टेक अ बिट ऑफ मशी टोमेटो एंड एनालाइज इट फॉर सेल्स विदाउट सेल वॉल्स, अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो इसमें देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, फंगस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है, फंगस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए बच्चों, फंगस के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए जो है, फंगस जो रहेगा चिटिनस सेल वॉल रहेगी, ठीक है, फंगस में चिटिन रहेगी, चिटिन सेल वॉल, ठीक है, चिटिनस सेल वॉल रहेगी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल इसमें रहेंगे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। तो इसमें देखिए बच्चों, ऑप्शन आप चेक करिए, ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है बच्चों वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है, क्योंकि देखिए सेल वॉल रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल रहता है। अगर आपको लिविंग वर्ल्ड वाले जो फ्लो चार्ट अगर याद होगा, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड वाला जो फ्लो चार्ट अगर याद होगा तो देखिए कि प्लांट और फंगस जो है उसमें क्या होता है, प्लांट और फंगस में सेल वॉल होता है और वो यूकैरियोटिक सेल की तरह स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की तरह स्ट्रक्चर शो करता है। इस वजह से क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल क्या करेगी, चिटिनस सेल वॉल, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, तो ये उसमें कंटेन करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर रहेगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर वो रहेगा 3, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें रहेगी। देखिए साथ ही साथ हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, ये भी काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें देखिए थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। 15 years ago your parent hung a swing from the lower branch of a tree growing in your yard. When you go and sit in it today, you realize that it is exactly the same height of the ground as it was when you first sat in the 15 years ago. The reason the swing is not clear, not higher of the ground as the tree has grown is that, ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें रीजन ढूंढना है कि क्यों वो ट्रंक जो है वो ग्रो नहीं हुई। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अ ट्री ट्रंक लैक्स सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। सबसे पहले ये एक दो चीजें समझ लेते हैं, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है बच्चों, प्राइमरी ग्रोथ में मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा होती है, प्राइमरी ग्रोथ में मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ जो है काफी ज्यादा होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो लेटरल, अपाइकल, इंटरकैलरी जो सेल्स बोलते हैं ना, इसमें प्राइमरी ग्रोथ में आती है, ठीक है।
सेकेंडरी ग्रोथ में क्या आती है, जो कैम्बियम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, कैम्बियम जो होता है, मतलब जो गर्थ होती है ना ट्री की, जिसकी हम एज पता करते हैं, ठीक है, एज पता करते हैं ट्री का, जो ऐसी लाइनिंग्स आती है, कैम्बियम ग्रो होता है, तो वो पार्ट होता है वो ट्रंक को डेवलप करने का, सेकेंडरी पार्ट, ठीक है। प्राइमरी मतलब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होती है वो डेवलप होती है, अपाइकल, लैटरल और इंटरकैलरी। तो इसमें देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है द ट्री ट्रंक लैक्स सेकेंडरी ग्रोथ, ऑप्शन नंबर 2 है द ट्री ट्रंक इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी ग्रोथ, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन को पढ़ते भी नहीं और आगे भी नहीं बढ़ते। ऑप्शन नंबर 3 है ट्री लैक्स अपाइकल मेरिस्टेम एंड डू नॉट गेट टॉलर। अपाइकल मेरिस्टेम किस में होती है, प्राइमरी में, तो प्राइमरी ग्रोथ में अपाइकल मेरिस्टेम होती है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर 3 भी कुछ नहीं है। और चौथा है यू आर हेलुसिनेटिंग, आपको सिर्फ वहम आ रहा है, तो वहम की बात नहीं है, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन को लॉजिकल तरीके से हमें आंसर करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 9 जो रहेगा करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए, द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू लाइक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए कंफ्यूजिंग करने वाली बात ऐसी है कि देखिए पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये जैसे मैंने ये पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर में बना दिया, ठीक है, पैरेन्काइमा, ठीक है। तो ये पैरेन्काइमेटस सेल में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल एक से दूसरी बनी, एक से दूसरी बनी, ठीक है, एक से दूसरी बनी, लेकिन इसी पैरेन्काइमेटस सेल का क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन होगा, मतलब ये जो है, ये जो पैरेन्काइमेटस सेल है, ये जो पैरेन्काइमेटस सेल है, ये क्या कंटेन करेगी, सूखने के बाद में स्क्लेरेनकाइमा बन जाएगी, ये डी डिफरेंशिएशन हुआ ना, स्क्लेरेनकाइमा बन जाएगी, ठीक है, ये डी डिफरेंशिएशन हुआ और उसका जो रूप है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें होगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है टिश्यूज लाइक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, यहाँ पर तीनों टिश्यू के बारे में दिया है। तो देखिए तीनों टिश्यू के बारे में अगर दिया है तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट होता है कि या तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए या तो डी डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहां पर डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन दिया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है, या तो यहां पर 1 आना चाहिए या तो यहां पर 3 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 1 और 3 जिसका आंसर आया, ठीक है। तो इस तरह से ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं। जिन बच्चों के भी करेक्ट हुए हैं वो देख लीजिएगा, और आंसर की आने ही वाली है तो इसमें कोई भी डर की बात नहीं है, काफी सारे आंसर जो है हमारे सही ही होने वाले, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू पाथ ऑफ मूवमेंट। देखिए बच्चों करेक्ट सीक्वेंस आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस आपको पता रहना चाहिए कि कैसा इसका पाथ होता है। तो इसमें देखिए बच्चों, तो इसमें पाथ जो रहेगा सॉइल, करेक्ट पाथ मैं बता रहा हूं, रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। इसको जाइलम ही लिख दिया गया, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम एक्चुअली यहाँ पर आना चाहिए था। प्रोटोजाइलम में पहले मेटाजाइलम में पहले ट्रैवल होता है, देन प्रोटोजाइलम में ट्रैवल होता है बच्चों। तो इस तरह से जो है वाटर का जो है सर्कुलेशन होता है। तो देखिए बच्चों ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है, ऐसा ऑप्शन देखिए इसमें, सॉइल, रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड जाइलम। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इसमें जो है 1, इसमें 1 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 आंसर इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलिए बच्चों देखते हैं, द
प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च एंड नॉट ग्लूकोज इज ऑफन एज यूज्ड एज मेजर ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए है 1 है, स्टार्च इज इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का पहला प्रोडक्ट जो होता है वो स्टार्च होता है, ना कि ग्लूकोज। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 है ग्लूकोज फॉर्म इन फोटोसिंथेसिस सून गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। ठीक है, देन है स्टार्च इज सॉल्युबल इन वाटर। ऑप्शन नंबर 4 है शुगर कैन नॉट बी टेस्टेड। ठीक है, स्टार्च तो टेस्ट किया जा सकता है आयोडीन टेस्ट से। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टार्च इज इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये आंसर जो रहेगा करेक्ट रहेगा। स्टार्च इज इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा 1। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन के आंसर है ये आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्शंस जो है वो दिए गए हैं क्लियरली, तो इसमें आप नोट कर सकते हैं ये 1 है। ठीक है, ये अजीब सा बन गया है। हाँ, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या है हमारे पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। गणेश took a healthy potted plant and kept this plant inside a dark room by the side of an open window. Here the plant is showing positive response to light. ये सेंटेंस ध्यान में रखिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू लाइट। इसमें बोला नहीं गया है कि अपोजिट डेवलप हो रहा है या कहीं पर, पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट की ओर जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, इसमें ग्रो के बारे में नहीं बताया गया कि लाइट के अपोजिट जा रहा है या लाइट के तरफ जा रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। मतलब देखिए मेरे तरफ किसी ने देखा, जैसे सपोज किसी ने देखा, चलो मेरे तरफ किसी ने देखा तो मैंने उसके तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, मैं उसके तरफ दिया गया, तो उसके तरफ जाने की तरफ मतलब मैंने पॉजिटिव अप्रोच किया, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। अभी ट्रॉपिकल मूवमेंट क्या है, प्लांट के लिए एक स्पेसिफिक ट्रॉपिकल मूवमेंट होती है, हमारे लिए नहीं होती, हम सेंसरी ऑर्गन होते हैं तो कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर 1 है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ऑप्शन नंबर 2 है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ऑप्शन नंबर 3 है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और ऑप्शन नंबर 4 है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में 3 जो ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट चलिए बच्चों देखते हैं। हाँ, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए बच्चों जाइलम जो है, जाइलम के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर, जाइलम। ठीक है, जाइलम जो है बच्चों, जाइलम इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए बच्चों 1 मिनट थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात चल रही थी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 में जो देखिए बच्चों जाइलम जो है अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का जो फ्लो है अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर रहेगा। देन फ्लोएम के बारे में अगर हम जाने, फ्लोएम के बारे में अगर जाने तो अप डाउनवर्ड फ्लो ऑफ स्वैप, डाउनवर्ड फ्लो ऑफ सैप। ठीक है, देन ऑप्शन है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन में सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, रूट प्रेशर के बारे में जानेंगे। रूट प्रेशर जो होता है गटेशन, रूट प्रेशर गटेशन फॉर्म करता है, रूट प्रेशर गटेशन फॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, दिख नहीं रहा होगा शायद, तो थोड़ा सा इसमें जूम वगैरह करके देख लीजिए। सेल वॉल में देखिए, सेल वॉल, सेल वॉल देखिए, सेल वॉल जो होती है वो परमिएबल होती है, सेल वॉल जो होती है वो परमिएबल होती है। ठीक है,
सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, लेकिन सेल वॉल जो होती है परमिएबल होती है। तो इसमें देखिए बच्चों ऑप्शन कौन सा रहेगा करेक्ट, इसमें देखिए ऑप्शन इसमें देखिए पहले का जो है फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ठीक है, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फिफ्थ और ई का 1। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में जो करेक्ट आंसर है वो है 4। क्वेश्चन नंबर 14 में करेक्ट आंसर जो है वो 4 है बच्चों, तो इतना ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए, आइडेंटिफाई द ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग डायग्राम। देखिए बच्चों काफी इजी डायग्राम है, थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर जो है किस चीज का है, ये स्ट्रक्चर ये शायद हो सकता है कि हाइड्रा वगैरह का स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर पोआसीज का हो सकता है, मतलब ग्रास वाली जो हो सकती है उसमें हो सकता है। इसमें देखिए ए जो रहेगा, ए जो है बच्चों वो है वैक्यूल, ए जो है बच्चों वो है वैक्यूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए ए जो है वैक्यूल, बी जो है वो है न्यूक्लियस, बी जो है न्यूक्लियस, सी जो है बच्चों वो है सेल वॉल, सी जो है वो सेल वॉल है, डी जो है बच्चों वो है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो वैक्यूल, न्यूक्लियस, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए 16 की ओर बढ़ते हम। इसमें देखिए स्टडी द गिवन फूड चेन, फूड चेन है काफी इजी है, डेट्रिटस, अर्थवॉर्म, देन फिल इन द ब्लैंक्स, देन फाल्कन। तो इसमें जो है स्पैरो जो है करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा स्पैरो, स्पैरो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इकोलॉजी is basically concerned with the following 4 level of biological organization, ठीक है, 4 level of biological organization। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में जो रहेगा ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के बाद में हम देखेंगे पॉपुलेशन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म पहले आता है, फिर पॉपुलेशन आती है, फिर आती कम्युनिटीज, फिर उनकी कम्युनिटीज बनती है, ठीक है, ये आपको भी समझ में आ गया होगा। देन इकोसिस्टम, देन इकोसिस्टम, ये काफी इजी सा आंसर है बच्चों, बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना पड़ता है। पहले सबसे पहले सिंगल ऑर्गेनिज्म आता है, देन उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ने के बाद में वो क्या अपनी सुख सुविधा ढूंढते हैं, तो क्या करते हैं वो तैयार कम्युनिटीज तैयार करते हैं, ठीक है, देन अपना एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर रहेगा बच्चों, 17 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर वो रहेगा 2, बी सी, बी सी ए और डी, ठीक है, बी सी ए और डी, ठीक है, इस तरह से आंसर जो रहेगा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। मार्क द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू नॉन मिनरल बायो जियोकेमिकल साइकिल। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कार्बन, ऑप्शन नंबर 2 है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 है फॉस्फोरस, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों हाइड्रोजन, करेक्ट आंसर रहेगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये हाइड्रोजन को नोट कर लीजिए, क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस मिनरल के तौर पर काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। एसिड रेन इज कैपेबल ऑफ डैमेजिंग द बिल्डिंग एंड हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स विच आर मेड अप ऑफ रॉक्स सच एज लाइमस्टोन एंड मार्बल, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सच रिएक्शन, ठीक है, इनमें से कौन सी जो है वो एंड प्रोडक्ट रहेगा, एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो
तो इसमें देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए है 1 है क्विकलाइम, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन नंबर 4 है जिप्सम। तो इसमें देखिए बच्चों जिप्सम जो रहेगा करेक्ट, कैल्शियम ये SO4 जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। और इसमें H2O 2H2O या वाटर कंटेन हाफ भी होता है और 1 भी 2 भी होता है, ठीक है। इसमें जिप्सम जो है ये करेक्ट रहेगा, जिप्सम जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए जिप्सम जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम चलते बच्चों, जिप्सम करेक्ट आंसर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 में जो फोर्थ आंसर है, क्वेश्चन नंबर 19 में जो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, मिस्टर सचिन इज ईटिंग कर्ड योगर्ट फॉर दिस फूड इनटेक इन फूड चेन, ही शुड बी कंसिडर एज कार्निवर्स और ओमनिवर्स को कौन से लेवल पे माना जाता है? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर, ठीक है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर माना जाता है बच्चों। तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ। तो इसमें देखिए क्वेश्चन भी अपने साथ ही साथ अपीयर हो रहे हैं साइड में, तो इसमें देखते रहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। देखिए एर्सेनिक से जो होने वाली बीमारी है, आर्सेनिक से जो होने वाली बीमारी, ये सारे एलिमेंट्स हैं, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा। तो इसमें ब्लैक फुट डिसीज, स्किन डिसीज जो होता है, ब्लैक फुट डिसीज, स्किन इन्फेक्शन जो होते हैं वो होता है ब्लैक फुट डिसीज। देन इसमें देखिए इटाई दिया है, इटाई कुटाई, ठीक है, इटाई और कुटाई। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसमें कैडमियम की वजह से, कैडमियम की वजह से क्या होता है? इटाई होता है, ठीक है। देन दिया है बच्चों नाइट्रेट दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में जो है नाइट्रेट दिया गया है। तो नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चा ब्लू बेबी हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। अब ये सिंड्रोम के बारे में बात नहीं करते, लेकिन फिर भी नाइट्रेट जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट है बच्चों मिनामाटा डिसीज, जापान में हुआ था, इसलिए इसको मिनामाटा डिसीज। कैसे? पानी में सारा मर्क्यूरी चले गया था, पानी में सारा मर्क्यूरी घूम रहा था, इसलिए इसको मिनामाटा डिसीज बोला जाता है, ठीक है। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस, ठीक है, फ्लोरोसिस इससे होता है, किससे? फ्लोराइड से, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है ब्लैक फुट डिसीज, बी है कैडमियम, सी है ब्लू बेबी सिंड्रोम, डी है मर्क्यूरी और ई है फ्लोरोसिस। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फ्लो चार्ट गिवन बिलो, ठीक है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट गिवन बिलो, क्वेश्चन नंबर 22 में। तो देखिए बच्चों ए जो है, क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए, तो इसमें देखिए ए जो है अबायोटिक कंपोनेंट है, ये सारे वाटर और सॉइल और सोलर रेडिएशन, अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट। देन बी है, ये तो है प्रोड्यूसर, फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब प्लांट और अलगी, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, प्लांट और अलगी। और सी जो है इसमें देखिए ज़ूप्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे, ज़ूप्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजिंग की बात ऐसी है कि डिकम्पोजर या तो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं या तो फंगस भी हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों आंसर दिया है, फंगस और बैक्टीरिया, 2 और 3 दिया है बच्चों। अगर आपका ऑब्जेक्शन उठाना है तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर, क्योंकि बैक्टीरिया भी क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं और
फंगस भी क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 यहाँ पर आंसर दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर रहेगा वो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है बच्चों, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये जो है हमने 2 और 3 यहाँ पर दिया है, ठीक है। यहाँ पर फंगस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, 2 या तो 3, दो में से कोई भी एक जो रहेगा करेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन का वो ही गलत हो जाता है तो आपको बच्चों फिर यानी कट ऑफ कम लगेगा, या तो क्वेश्चन आंसर में अगर होगा तो आप थोड़ा सा इसमें चैलेंज करके देखिए, ठीक है। अगर चैलेंज होता होगा तो ऑप्शन होगा तो उसमें चैलेंज करके देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में, इन आवर कंट्री देयर आर अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज द हाइट ऑफ सेवरल एग्जिस्टिंग डैम्स लाइक तेहरी एंड अलमाटी डैम्स अक्रॉस नर्मदा, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते बच्चों, जो नर्मदा में टेहरी और अलमाटी डैम्स जो है इनकी हाइट क्यों इंक्रीज की गई, ठीक है। इनकी हाइट क्यों इंक्रीज की गई ये जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है, टेरेस्टेरियल फ्लोरा एंड फाउना ऑफ द एरिया इज डिस्ट्रॉय, ठीक है। टेरेस्टेरियल फ्लोरा और फाउना जो है वो डिस्ट्रॉय, आजू बाजू जो जंगल होता है डैम्स के, तो उसमें जो फ्लोरा और फाउना मतलब कई सारी प्लांट स्पीसीज है और कई सारी एनिमल स्पीसीज है, तो वो सारी स्पीसीज जो हो रही है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है। इसलिए क्या जरूरी है, इन सारी चीजों को हाइट इंक्रीज करना। ऑप्शन बी है, डिस्क्लोजेशन ऑफ पीपल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स इन द एरिया, डिस्क्लोजेशन ऑफ द एनिमल्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द एरिया, ठीक है। तो इसमें देखिए ये भी बराबर है, डोमेस्टिक एनिमल्स भी उनमें जो है, पीपल डैम के आसपास, डैम के नहीं तो भी 8 किलोमीटर के बाहर जो है लोगों को रहने के लिए परमिशन है। तो वहां पर अगर डैम का साइज क्या बोलते हैं, हाइट जो है अगर इंक्रीज की जाए तो वाटर फ्लो जो है वो थोड़ा सा देरी से होगा और लोगों को बचने के लिए समय भी मिलेगा। और ऑप्शन नंबर सी है, वैल्यूएबल एग्रीकल्चर लैंड में बी परमानेंटली लॉस्ट, ठीक है। तो वैल्यूएबल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो लॉस्ट हो सकती है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ये सारी चीजें आ सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर जो है, तो इसमें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का कोई नहीं है, क्योंकि डैम पर सिर्फ 2 या 4 लोग ही काम करते हैं, तो 2-4 लोगों के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाने से बहुत बड़ा वो नहीं हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो ए, बी और सी जो है वो करेक्ट रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2, ठीक है। तो ऑप्शन आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर सरक जाता हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पर। Suppose that Mr. Rajesh met with an accident and was admitted in a hospital. अप्लाइड क्वेश्चन है, बायोलॉजी में भी अप्लाइड क्वेश्चन आने लग गए बच्चों अभी। तो इसमें देखिए, he needs immediate blood transfusion, his blood group is A, इसका ब्लड ग्रुप जो है A है। तो बट द ब्लड बैंक इन द हॉस्पिटल आउट ऑफ स्टॉक, A प्लस खत्म हो गया, A पॉजिटिव खत्म हो गया। नाउ द डॉक्टर कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक टू ट्रांसफर इनटू मिस्टर राजेश। मिस्टर राजेश को कौन सा ब्लड ग्रुप देना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल डोनर यहाँ पर कौन है, यूनिवर्सल डोनर जो था वो था हमें पता O पॉजिटिव, एक ही पता था। अब यहाँ पर तो दिया है नहीं है तो नन ऑफ दिस आना चाहिए, तो फिर भी यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 1 है B पॉजिटिव, ऑप्शन 2 है AB पॉजिटिव, ऑप्शन C है, ऑप्शन 3 है O निगेटिव और ऑप्शन 4 है AB निगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का है, क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3 O निगेटिव, ठीक है। O निगेटिव जो रहेगा बच्चों वो करेक्ट आंसर रहेगा। यूनिवर्सल डोनर O निगेटिव भी है, ठीक है। और AB पॉजिटिव और AB निगेटिव क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following function is performed by the cell organelles present in prokaryotes, ठीक है। Which of the following function is performed by cell organelles present in prokaryotes। सेल ऑर्गेनिल्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनिल्स है जो यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, काम शुरू रखता है, काम कभी बंद नहीं रखता। तो वो कौन है, राइबोसोम, जो क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। राइबोसोम जो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करते रहता है, अनलिमिटेड कितना भी, ठीक है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा 2, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। तो इस तरह से ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 पर, ठीक है।
चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 पर some bacteria cause infection in humans. In this condition, some bacteria enter into the cell of human and start damaging them. Some cell organisms in our fight against the invading bacteria and protect us. In most cases, from disease, which of the following cell organism does this function? ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों, लाइसोसोम्स जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हमें आ सकता है लाइसोसोम्स, लेकिन अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है तभी लाइसोसोम्स का क्या है अस्तित्व रहेगा। ऐसा भी बोला जाता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स अगर है तभी लाइसोसोम्स का अस्तित्व रहेगा। तो इसमें जो है लाइसोसोम्स हमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी इसमें मदद करता है, किसमें, उन बैक्टीरिया से लड़ने में, क्योंकि क्या है ये सुसाइड बैग है, ये क्या करता है, ये सेल्स को डिस्ट्रॉय भी करने की काम करता है। तो उसी तरह बैक्टीरिया अगर आ रहा है तो बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करेगा, है ना, सही बात है। तो बैक्टीरिया को भी ये डिस्ट्रॉय करेगा। तो बैक्टीरिया को अगर डिस्ट्रॉय कर रहा है तो क्या कर रहा है, यह इनडायरेक्टली ये हमें मदद कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कैसा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स है तो लाइसोसोम्स का अस्तित्व है, ये भी एक रीजन है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वजह से लाइसोसोम्स को प्रोटीन मिलते हैं, ठीक है, उससे वो रिश्वत लेता है। तो इसमें देखिए बच्चों मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 26, मुझे तो ऐसा लगता है क्वेश्चन नंबर 26 में कि लाइसोसोम्स करेक्ट आंसर है, लेकिन 1 और 3 ऐसा मोस्ट प्रोबेबल, जैसे टॉस होते हैं ना कि आपको मैथमेटिक्स में टॉस आते हैं ना कि मोस्ट प्रोबेबल, तो उस तरह से 1 या तो 3 आ सकता है। ऐसे कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, तो इतने क्वेश्चन जो है वो रहेंगे मींस आ गए। तो अभी लेकिन इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है, मोस्ट आने वाला जो आंसर है वो 1 ही रहेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 27 की बात चल रही है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो देखिए बच्चों यहां पर दिया है सम टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन मेल हैव सीलिया, ह्यूमन मेल विद सीलिया, मतलब जैसे टेस्टिस हो गया, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, तो ये सारी जो इसमें ग्लैंड्स और ये टेस्टिस वगैरह होती है, काफी सारी जगह पर सीलिया प्रेजेंट होता है। इवन स्टमक में भी सीलियरी बॉडी होती है, स्टमक में अगर आपको पता होगा जो HCl सीक्रेट करती है, तो सेल्स में भी क्या होती है, सीलिया प्रेजेंट होता है। सम टाइप ऑफ ह्यूमन सेल मेल हैव फ्लैजेला, फ्लैजेला सिर्फ एक ही जगह पर होता है, जो कोई होता है स्पर्म सेल में क्या होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, जो उसको मोटाइल बनाता है, तो मोटाइल बनाता है किसकी वजह से, फ्लैजेला की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है सम टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन फीमेल हैव सीलिया, ठीक है, ह्यूमन फीमेल को सीलिया, ह्यूमन सेल में फीमेल सेल में सीलिया प्रेजेंट होता है, तो हाँ ये करेक्ट है, सीलिया प्रेजेंट होता है। लेकिन सम टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन फीमेल हैव फ्लैजेला, ये गलत चीज है, ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट कैसे है, कहां से फ्लैजेला रहेगा, जबकि स्पर्म सेल जो है वो सिर्फ मेल के पास में होती है, फीमेल के पास में स्पर्म सेल वगैरह नहीं होती। मोटाइल वाले कोई भी ऐसे सेल्स नहीं होती जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है, ठीक है। तो ऐसे सेल्स ना होने की वजह से उसमें फ्लैजेला जो है वो एब्सेंट नहीं रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 4th, करेक्ट आंसर जो रहेगा उसका 4th रहेगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 में लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल आर रिस्पेक्टिवली, देखिए लॉन्गेस्ट जो होता है, लॉन्गेस्ट अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, जिसमें प्रोटीन जैसे क्रोमोसोम जो पहला, अगर कैरियोटाइप आपने देखा होगा, कैरियोटाइप जो होता है चार्ट होता है जिसमें क्रोमोसोम की साइज, लेंथ, ठीक है, जो रीड की जा सकती है, ठीक है, आप उसको स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कैरियोटाइप अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तो कैरियोटाइप के बारे में आप जान सकते हो। तो नेक्स्ट चलते बच्चों कैरियोटाइप में, तो 1 नंबर जो है लॉन्गेस्ट रहेगा, लेकिन इसमें देखिए कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए 1 एंड 22 भी दिया है, 1 एंड 21 भी दिया है। 22 जो होता है थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू, 21 से, थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू 21 से। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम तो थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू 21, तो इसलिए शॉर्टेस्ट बोला जाएगा किसको, 21 को, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 28 में थर्ड ऑप्शन जो रहेगा 1 एंड 3 वो रहेगा करेक्ट,
वो रहेगा करेक्ट, ठीक है, तो उसको हम करेक्ट बोलेंगे, इस तरह से वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स आर एक्साइटेबल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल आर एक्साइटेबल, कौन सी सेल जो है एक्साइटेबल है, नर्व सेल और मसल सेल जो है यहाँ पर एक्साइटेबल है। क्वेश्चन नंबर 29 में नर्व सेल और मसल सेल जो है वो एक्साइटेबल है, मतलब बोथ 1 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है बोथ 1 एंड 3 जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आ गया कोविड पे, देखिए जिसकी वजह से आपके स्कूल कॉलेजेस बंद है उसी पर एक क्वेश्चन आया है और ये आने वाला ही था, पिछले बार आया था कि ये वायरल है या क्या है, तो इसमें वायरल वाला जो आंसर था वो करेक्ट था। अभी पूछा है इंजेक्शन, ठीक है, मतलब वैक्सीन जो है, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसने की प्रोड्यूस, ठीक है, अदर पूना वाला ने की, ठीक है, कौन सी कंपनी उसकी, भारत बायोटेक, कौन सी कंपनी उसकी, भारत बायोटेक, तो भारत बायोटेक ने बच्चों ये प्रोड्यूस की। तो बच्चों यहाँ तक के हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक के जो है यहाँ पर सॉल्यूशन दिए हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, आपको भी बोर लगेगा, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर बाकी के जो बच्चे हैं उसको पार्ट 2 में डिवाइड किया है बच्चों, तब तक के आपके आंसर की भी आ जाएगी, तो आप हम एनालाइज कर सकते हैं बच्चों की क्या आंसर सही है क्या आंसर गलत है। जो भी मैंने क्वेश्चन सही बताया है उसके बिहाइंड द रीजन भी उसको बताया है, ठीक है बच्चों, तो अच्छे से देखिए वीडियो, समझिए और खुद भी आंसर थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश कीजिए। बाकी के बचे हुए 20 आंसर जो है बच्चों हम देख लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है आंसर्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये आंसर आपके काम में आएंगे। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलिए बच्चों।